बिहार में एसआईआर हो रहा है, इलीगल होते हैं वोटर लिस्ट में नाम, उनको हटाया जा रहा है। अगर नेशनल डेमोग्राफी मिशन की बात नहीं करी जाएगी तो देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी लॉन्ग टर्म में खतरे में रहेगी। देश के संविधान के पहले 3 अक्षर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस देश के ऊपर जो अधिकार है भारतीयों का ही अधिकार है, ना कि किसी भी घुसपैठिए का अधिकार है। इसका वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म इसको जो मिलता है वो ये है कि ये मुस्लिम विरोधी है। कैसे 2013-14 तक आप स्टडी करेंगे, कई हिंदुस्तान के जिले जो हिंदू मेजोरिटी जिले थे, जहाँ हिंदुओं की संख्या 70%, 65%, 80%, 90% थी, अब वो 40, 45, 50% घट के रह गई है। उन जिलों के अंदर धर्म के आधार पर वोटिंग बढ़ी है। मुर्शिदाबाद के अंदर पहले हिंदू मेजोरिटी में हुआ करते थे, अब हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हो चुके हैं। जैसे अगर आप पिछले 8 इलेक्शंस को स्टडी करेंगे, 90% नॉन हिंदू कैंडिडेट जीता है और सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट जीता है। और इन जिलों के अंदर साथ में इन्फिल्ट्रेशन इलीगल भी बढ़ा है। ये हमारे देश की जो मूल चरित्र है उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के अंदर संथाल परगना में 35% से ज्यादा पहले आदिवासी समाज, वनवासी समाज के लोग रहते थे। अब उनकी जो जनसंख्या वो घट के 25-26% पे आ चुकी है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ा है। सीए के वक्त हुआ था। इट डज नॉट अफेक्ट इंडियन मुस्लिम्स के लिए था एक भी नहीं। मुसलमान की नागरिकता कहाँ थी जो उन्होंने बोला था? बट ये पूरा माहौल बना था। पूरा। 2 महीने यहाँ शाहीन बाग में वो करके बैठे थे। मुझे लगता है कि ये जो पूरा षड्यंत्र सीए के वक्त हुआ था, उससे क्या पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत कुछ सीखा है। एंड नाउ वी विल प्रीएम्प्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कुड हैपन, कैन हैपन। अगर ये देश की यूनिटी इंटेग्रिटी बचानी है, इस देश को लोकतंत्र बचाए रखना है, तो इस देश का मूल स्वभाव उसको बचाने की जरूरत है। हेलो एंड वेलकम टू द पैम्फलेट पॉडकास्ट। मैं हूं निर्वाह मेहता। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने 15 अगस्त के एड्रेस में ही टॉक्ड अबाउट द नेशनल डेमोग्राफी मिशन, वेयर ही सेड कि कैसे इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया की नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी। हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट प्रदीप। थैंक यू सो मच निर्मा फॉर हैविंग मी आफ्टर मेनी मंथ्स यू जॉइनिंग बैक। यस, मेनी मंथ्स, इट्स बीन लॉन्ग। मैं आपके साथ में दिल्ली इलेक्शंस के पहले जुड़ा था और दिल्ली इलेक्शंस हम लोग जीत गए थे। चलो बिहार इलेक्शन के पहले अब जुड़े हैं तो लेट्स सी हाउ थिंग्स हैपन। बट बिहार इलेक्शन से मेरी विच इज़ ऑल्सो व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। 15 अगस्त को पीएम मोदी टॉक्ड अबाउट द डेमोग्राफी मिशन, राइट? हमें आपको क्या लगता है कि एंड ऑल्सो दिस कोइंसाइड्स विद द टाइम कि बिहार में एसआईआर हो रहा है, वेयर इलीगल जो होते हैं वोटर लिस्ट में नाम, उनको हटाया जा रहा है। आपको क्यों लगता है कि डेमोग्राफी की बात करना आज ज़रूरी है? अगर नेशनल डेमोग्राफी मिशन की बात नहीं करी जाएगी तो देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी लॉन्ग टर्म में खतरे में रहेगी। देखिए, देश के संविधान के पहले 3 अक्षर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस देश के ऊपर जो अधिकार है भारतीयों का ही अधिकार है, ना कि किसी भी घुसपैठिए का अधिकार है, किसी भी दुनिया के किसी भी देश से आए। अगर आप हिस्टोरिकली 50 के बाद से आप 2013-14 तक आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि कई हिंदुस्तान के जिले जो हिंदू मेजोरिटी जिले थे, जहाँ हिंदुओं की संख्या 70%, 65%, 80%, 90% थी, अब वो 40, 45, 50% घट के रह गई है। और जैसे जैसे हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, उन जिलों के अंदर धर्म के आधार पर वोटिंग बढ़ी है। जैसे मुर्शिदाबाद के अंदर पहले हिंदू मेजोरिटी में हुआ करते थे, अब हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हो चुके हैं। और वहाँ पे पिछली बार अगर आप पिछले 8 इलेक्शंस को स्टडी करेंगे, 90% नॉन हिंदू कैंडिडेट जीता है और सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट जीता है। और इन जिलों के अंदर साथ में इन्फिल्ट्रेशन इलीगल भी बढ़ा है। मतलब ये साफ है कि जैसे जैसे हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है। और ये हमारे देश की जो मूल चरित्र है उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कई झारखंड के अंदर संथाल परगना में 35% से ज्यादा पहले आदिवासी समाज, वनवासी समाज के लोग रहते थे। अब उनकी जो जनसंख्या वो घट के 25-26% पे आ चुकी है। कॉन्जिक्यूटिवली मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है और साथ में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो उन पड़ोसी मुल्कों से आ रहे हैं जहाँ पे जो मुल्क एज धर्म के आधार पर इस्लाम को मानते हैं। इसीलिए हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं कि अगर ये देश की यूनिटी इंटेग्रिटी बचानी है, इस देश को लोकतंत्र बचाए रखना है, तो इस देश का मूल स्वभाव उसको बचाने की जरूरत है। क्योंकि जहाँ भी हिंदू माइनॉरिटी में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे लोकतंत्र रह ही नहीं है। ये सिर्फ धर्म के आधार पे ही पूरा चल रहा है और ये ग्लोबल फिनोमिना है। तो अगर इस देश में आप चाहती हैं कि इश्यूज के हिसाब से वोटिंग हो, डेवलपमेंट के हिसाब से बातें हो, तो हमें इस देश में नेशनल डेमोग्राफी मिशन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर डेमोग्राफी बदलती है तो उसके साथ में सोसाइटी बदलती है, उसके साथ में वोटिंग पैटर्न्स बदलते हैं, उसके साथ में देश का जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बदल सकती है। तो ये कोई सिर्फ रिलीजियस बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये बात भारत के मूल स्वभाव, जो भारतीय स्वभाव को बचाने की बात है। राइट, बट सी इसका वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म इसको जो मिलता है वो ये है कि ये मुस्लिम विरोधी है। कैसे?
ये क्योंकि जनरली फिर ये कोरिलेट ऐसे ही होता है कि घुसपैठिए ये जैसे कि बांग्लादेश और बंगाली स्पीकिंग की जो बात हो रही थी बीच में, द टीएमसी हैज़ बीन, वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स द बांग्लादेशीज जिनको निकाल दे जा रहा, जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, वो बांग्ला स्पीकिंग लोगों के विरुद्ध ये स्टेप है. सो हाउ डू यू बैलेंस कि जहाँ एक्चुअल इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और जहाँ ये नहीं है? देखिए, जो भी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठियों के साथ खड़ा है वो आम भारतीयों का, बिहार बंगाल से आए हुए लोगों के हक को मार रहा है. क्योंकि जब अगर कोई भी घुसपैठिया फर्जी रूप से डॉक्यूमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से बनाने का प्रयास करेगा तो वो रोजगार, वो सरकारी स्कीम, वो कोई भी बेनिफिट एक भारतीय को, भले वो बंगाली हो, बिहारी हो, किसी भी जगह, उसकी जगह उसको मिलने का चांस होता है. तो अगर हमें निर्णय करना है कि हम बंगाली के साथ खड़े हैं, बिहारी के साथ खड़े हैं कि किसी घुसपैठिए के साथ खड़े हैं, हम तो बंगाल और बिहार की बात करते हैं. मैं आपको बताऊंगा, पिछले 10 सालों में बंगाल के अंदर जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो 2% से कम हुई है. कॉन्जिक्यूटिवली इलीगल इन्फिल्ट्रेशन 4.5% से बढ़ा है. मुसलमानों की जनसंख्या भी 2% ज्यादा से बढ़ी है. अब ये ज्योग्राफिकली कोइंसिडेंस है कि हिंदुस्तान जो है उसके आसपास जितने भी मुल्क हैं वो सिर्फ इस्लाम को अपना धर्म मानते हैं. तो ये लॉजिकल बात है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो ऐसे पड़ोसी मुल्कों के साथ में हो रहा है जहां पे इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन माना जाता है. अगर ये कोई और धर्म का हो रहा होता तो फिर हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो बढ़ रही होती, ना कि घट रही होती. दूसरी, हिंदू के लिए तो भारत जो है वो एक शरण का है, शरणार्थी के रूप में. तभी हम सीए लेके आए थे. तो कोई भी अगर धार्मिक रूप से प्रताड़ित पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब जगह पे होता है तो सीए लेके आ सकता है. मेरी चिंता ये है जैसे कि जिन जिन इलाकों में बता रहा हूँ मैं कि हिंदुओं की जनसंख्या घटती है, वहां सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर वोटिंग होती है. किशनगंज की मैं बात करूं, आप जानते हैं किशनगंज में पिछले 50 सालों के अंदर 99% टाइम सिर्फ और सिर्फ एक नॉन हिंदू कैंडिडेट ही जीता है और वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में. तो जो लोग सेक्युलरिज्म का पार्ट निर्वाजी पढ़ाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है जब हिंदू माइनॉरिटी में हो जाता है तो उन जिलों के अंदर सेक्युलरिज्म कुछ होता ही नहीं है. ये चीज़ इधर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थ 24 परगना के 10 ब्लॉक्स हैं. उन 10 ब्लॉक्स के अंदर पहले की स्थिति में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ चुके हैं. अभी साथ में साउथ 24 परगना के एरिया के अंदर यहाँ पे 30% डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या 40% से कम हो गई है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर वोटिंग होती है. मतलब यही देखा जाता है कि मुसलमान कैंडिडेट है कि नहीं है. तो मेरा पॉइंट ये है कि सच्ची कम्युनल पॉलिटिक्स तो इस देश में तब आगे बढ़ती है जब धर्म के आधार पर वोटिंग हो, और सबसे ज्यादा धर्म के आधार पर वोटिंग तो वहां हो रही है जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में, मुसलमान मेजोरिटी में. और पीड़ा की बात यह है कि हम तो भारतीयों की हक की बात कर रहे हैं और जो घुसपैठिए अपना वोटर आईडी कार्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे बना रहे हैं वो तो सब भारतीयों के हक को छीन रहे हैं. और हिस्टोरिकली निर्वाजी अगर आप याद करिए, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था. जम्मू कश्मीर पहले एक क्रेडल था हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन का. वहां से जैसे वहां की डेमोग्राफी बदली, पंडितों को जो है जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बदली कि उनको जो है छुड़वाया गया, उनको छोड़ना पड़ा. तो ऐसा क्यों होता है जहां भी हिंदू माइनॉरिटी में होता है तो वहां हिंदू उन जिलों के अंदर, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उन गांवों के अंदर हिंदू को हटना होता है. फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड है, मान लीजिए बीच में एक हिंदू माइनॉरिटी गांव, आसपास बीच में एक हिंदू मेजोरिटी गांव है, मान लीजिए 10 हिंदू माइनॉरिटी गांव से घिरा हुआ है जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी में. तो आप देखोगे 10 साल के अंदर वो जो हिंदू है उस गांव को छोड़ के कहीं और चले जाता है. तो वो जो हिंदू माइनॉरिटी गांव था वो अल्टीमेटली 0 हिंदू गांव रह जाता है और पूरा का पूरा वो एरिया से हिंदू विलुप्त हो जाता है. वहीं अगर मैं उसका पैरेलल देखूं कि मान लीजिए एक गांव है बीच में, उसके आसपास हिंदू मेजोरिटी गांव है, बीच में मुसलमान जो है वो मेजोरिटी के अंदर है, तो वो कंटिन्यू रहता है. तो मतलब असली इस देश में जो सेक्युलरिज्म बचा हुआ है सब कुछ, वो इसीलिए है कि इस देश हिंदू मेजोरिटी है, तभी लोकतंत्र बचा हुआ है. और इस दुनिया में कोई भी आप मुल्क बता दीजिए जहां पे ऐसी स्थिति नहीं है. तो हमने देखा हमारे आसपास पड़ोसियों की स्थिति क्या हो चुकी है. तो हम तो भारतीयों के हक की और भारतीयों के मूल स्वभाव की बात कर रहे हैं. और ये लॉन्ग टर्म देश जब 2050, 55, 60 की मैं बात करूंगा तब आप सोचेंगे किस तरीके से स्थिति होगी. 100 ऐसे जिले हैं देश के अंदर जहां पे हिंदुओं की जनसंख्या जो है 4.5%, 3.5% से कम हुई है. और अभी तो हमारे पास डेटा 2011 का है. मैं ये मानता हूँ, मेरी निजी राय है कि जो डेटा बंगाल में कहते हैं 27% मुस्लिम है, मेरा मानना ये कि 35% प्लस होगा एक्चुअल आंकड़ा.
असम जो है पहले हिंदू वहाँ पे 60% से ज़्यादा हुआ करता था, 70% ज़्यादा हुआ करता था 51 में, और आज की स्थिति अगर ऐसी कंटिन्यू करते गए तो 2050 तक जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला बिल्कुल हिंदुओं की जनसंख्या 40%, 42% रह जाएगी। और फिर जैसे जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा जब डेमोग्राफी बदली थी वहाँ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो मुल्क है जो पाकिस्तान है वो तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर फॉलो करता है, इसीलिए वरी है। तो अगर आप ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट हिंदुस्तान का देखेंगे उसमें ऐसी स्थिति यही है कि अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है तो देश को हिंदू बाहुल्य रखना ही पड़ेगा। सी अगेन आई डेविल्स एडवोकेट बनती हूँ इधर, ठीक है, बिकॉज मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की हुई है। जैसे गुजरात में, आई कम फ्रॉम गुजरात, वहाँ पे कई जगहों पे डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है, उसका कई जगह विरोध होता रहता है कि जब डिस्टर्ब एरियाज एक्ट का मतलब कि वहाँ प्रॉपर्टी को लेने और सेल करने के बीच में देयर इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस देन अ नॉर्मल प्रोसेस। तो इन सब सिचुएशंस में इनका भी यही कहना है कि जैसे कि जैन मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ पे अ मुस्लिम फैमिली बाइज अ हाउस, इवेंचुअली वो जो वहाँ उनका जो रहना था वो सब चेंज हो गया, बिकॉज जैन्स डोंट ईट कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन, दे डोंट कंज्यूम मीट, वो लहसुन और प्याज भी नहीं खाते हैं। तो कई बार उनको हैरेसमेंट फेस होता था, जहाँ पे उनके घर के बाहर लहसुन की कलियाँ छिलके डाल के चले जाते थे, ठीक है। सो विच इज़ वेयर दे स्टार्टेड मूविंग आउट। तो एक घर खाली हुआ, दो जैन खाली हुए, इवेंचुअली वो जो जैन मेजॉरिटी था वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अगेन दिस इज़ वेयर द डेविल्स एडवोकेट कम्स इन, कि ये जो थे वो इंडियन नेशनल्स ही थे, ठीक है, बट स्टिल द डेमोग्राफी हैज़ चेंज्ड एंड पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगेगा कहने हुए कि ये है तो हिंदुस्तानी ही, लेकिन पॉलिटिकली इनकरेक्ट ये है कि ये हाउ डू यू स्टॉप देम फ्रॉम परचेजिंग अ हाउस। तो Nobody can stop that. That is a very good question. इसमें मेरा मानना ये है कि ये मुस्लिम समाज के जितने भी गुरु हैं जो अपने आप को मौलाना समझते हैं, गुरु तो नहीं मौलाना की बात करूंगा, ये सब के सब शांत क्यों बैठते हैं जब ऐसी स्थिति होती है? अगर मुस्लिम समाज के मौलाना ये मानते हैं और चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म के अंदर मुसलमानों की धार्मिक पूरी की पूरी प्रणाली को रिस्पेक्ट करना चाहिए जो स्वाभाविक है, तो वो कॉन्ट्ररी उल्टा क्यों नहीं होता है? और वो इसीलिए उल्टा नहीं होता है कि देश के अंदर जो सेक्युलरिज्म अभी तक फैलाया गया वो एक स्क्यूड सेक्युलरिज्म फैलाया गया है, जिसमें अगर एक हिंदू मुसलमान की टोपी पहने तो सेक्युलर है, परंतु अगर मुसलमान को कहा जाए कि जैसे जैन मेजॉरिटी एरिया के अंदर आप जो है नॉनवेज मत खाइए, बाहर खाइए, तो वो कम्युनल हो जाता है। तो ये एक देश की विडंबना है जिससे हम सब जूझ रहे हैं, और जितनी ज्यादा समाज के अंदर जितना ज्यादा समाज जागृत होगा उतना इसके प्रति विरोध होगा। परंतु जो हमारे हाथ में है निर्मला जी, देखिए एक काम है समाज का, एक काम है सरकार का। सरकार का ये काम है कि वो किसी भी स्थिति के अंदर जो उन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट्स के तहत जो घुसपैठिए बने, 2012 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था, शिव प्रकाश जायसवाल ने 1.2 करोड़ लोग जो है वो फर्जी रूप से आए, और ये कांग्रेस ने 70 सालों में किया बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसमें अब हमारे ये दायित्व बनता है कि जो भी घुसपैठिए भारतीय नहीं है उनको जो है आइडेंटिफाई कर वापस भेजा जाए, दुनिया में हो रहा है। साथ में समाज का भी दायित्व बनता है कि अगर कहीं पे ऐसी स्थिति जो आप बता रही हैं आती है तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। समाज बुजदिल नहीं हो सकता, समाज को सेक्युलरिज्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और सेक्युलरिज्म का मतलब ये भी होता है कि जैन आस्था, हिंदू आस्था, इन सब का भी सम्मान हो। हम अगर ये सोचेंगे कि कोई दूसरा आके करेगा या समाज, तो वो नहीं है। और दुनिया भर की सोसाइटीज, भारतीय सोसाइटी जब भी मुगल द्वारा गुलाम हुई है, जब भी अंग्रेजों द्वारा गुलाम हुई, उसने क्या सोचा कि भाई हम नहीं, कोई और आके करेगा, और उसी हम आपस में ही लड़ते गए, और उसके कारण जो है देश और ये भारतीय सभ्यता बहुत पीछे चली गई, जो हिंदू भारतीय सभ्यता है। तो इसमें तो समाज का काम है, ये मैं मानता हूँ। समाज खाली नहीं बैठ सकता, समाज के विचारक खाली नहीं बैठ सकते उनका, और समाज की जो नई युवा पीढ़ी है वो सिर्फ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप रील नहीं चला सकती, उसको इन सब के बारे में सचेत होना पड़ेगा। और ये सच में एक देश के लिए समस्या है। पर सरकार का जो काम है वो ये है, मेरा जो मानना है, कि जो नेशनल डेमोग्राफी मिशन के तहत हम ये आइडेंटिफाई करो, ये बताए देश के सामने कि आदिवासी जिलों की एरियाज कम हो रही है। जैसे आदिवासी बहुल इलाके के अंदर निर्वा जी, जो आदिवासी लड़कियों के साथ शादी होती है, ये घुसपैठिए अपने आप भारतीय नागरिक को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, हाई कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और उसके बाद फिर वो जाके आदिवासियों का लैंड जो है वो अपने नाम पे करवा देते हैं, और फिर धीरे धीरे पूरा वहाँ की भौगोलिक स्थिति बदल जाती है। अब इसमें कोई लोकल पॉलिटिशियन, कोई भी व्यक्ति जो सहयोग देता है करप्शन के लिए, किसी और चीज के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कहा है, वो एक कारण होता है। लोग इसमें कहते हैं भाई केंद्र सरकार क्या कर रही है। भाई केंद्र सरकार का तो काम है
कि फेंसिंग करें, जहाँ पे लैंड जैसे बंगाल से 300 किलोमीटर लैंड अभी तक बोल रहे हैं कि दिया जाए, फेंस नहीं हुआ है। 11 साल में ममता बनर्जी की सरकार ने 1 किलोमीटर लैंड नहीं दिया, तब भी 300 किलोमीटर बचा हुआ है। तो वहां पे बीएसएफ वाला क्या करेगा? बीएसएफ वाला किसी को पकड़ेगा और जाके उसको पुशबैक करेगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देगा। पर अगर एक लोकल नेक्सस बना हुआ है तो उसको तो फाइट करने की जरूरत है। तो मैं तो लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ निर्वा जी, कि क्या ये भारत इसीलिए है क्योंकि भारत हिंदू मेजोरिटी है, और भारत में संवैधानिक ढांचा इसीलिए चल रहा है क्योंकि भारत हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, हम सेक्युलर भी तभी हैं इसीलिए हैं। और दुनिया में मैं आपको कहना चाहता हूँ ओपनली, आपसे मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप मुझे बता दीजिए एक रिवर्स कहाँ पे इस तरीके का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है दुनिया में। मेरे को लोग कहते हैं अगर ये स्टेटमेंट कम्युनल है, मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान सेक्युलर देश है? क्या अफगानिस्तान सेक्युलर देश है? क्या बांग्लादेश सेक्युलर देश है? नहीं है, वहाँ तो तालिबान का राज चल रहा है। सेक्युलर देश तो सिर्फ भारत ही है, ये भारत हिंदू मेजॉरिटी है, इसको कोई डिनाई करेगा तो वो अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे जाएगा। नहीं, आई एग्री, एक्सेप्ट अगेन ये जैसे कि देयर इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, से कंसिडरिंग आप बीजेपी स्पोक्सपर्सन है, तो लेट मी शेयर अ ग्रीवेंस विथ यू, ठीक है? एक है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, ठीक है? जैसे कि सीए, जब सीए आया था, जैसे कि अब ये डेमोग्राफी मिशन हो रहा है, दीज आर फॉर योर इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है? देश की सिक्योरिटी बचाने के लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं। Having said that, there will be a time, and I know because हम मीडिया में रहे हैं, हमें पता है कि how certain propagandists work. We know कि at some point ये मुद्दा आएगा कि ये they will merge this issue with Indian Muslims. Absolutely. जैसे CAA के वक्त हुआ था, it does not affect Indian Muslims. Indian Muslims के लिए था भी नहीं। मुसलमान की नागरिकता कहाँ थी जो उन्होंने बोला था? Exactly. But ये पूरा माहौल बना था, 2 महीने यहाँ शाहीन बाग में वो करके बैठे थे। What are your what do you suggest, या आपको क्या लगता है कि पार्टी या गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेंगी टू कम्युनिकेट इट क्लियरली? मुझे लगता है कि ये जो पूरा षड्यंत्र सीए के वक्त हुआ था, उससे क्या पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत कुछ सीखा है, एंड नाउ वी विल प्रीएम्प्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कुड हैपन, कैन हैपन। सीए का जो अपोजिशन हुआ था बाय दी अपोजिशन पार्टी, शाहीन बाग और ये सब, ये इनका टेस्ट केस था कि ये बताना चाह रहे थे कि भाई स्टेट पावर क्या हो सकती है, क्योंकि इन लोगों ने देश के मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया कि मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। अब मुसलमान भी देखा भाई हमारी तो कोई नागरिकता गई नहीं। देखिए, इस देश के मुसलमान समाज को भी निर्वाजी जो मैं मानता हूँ, अब ये सोचना जरूर जरूरत है कि जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं, सेक्चर कमेटी से लेके इनको क्या दिया 70 सालों के अंदर, इनको सिर्फ एक इम्प्लिसिट भय में रखा कि अरे भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और इस सब में इनकी सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक स्थिति बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के अंदर में बोला कि भाई तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम हमारे लिए भारतीय हो, हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था कि भाई रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन, हमने बोला वो नहीं, वो कम्युनल है, हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। अभी समाज को इसका आदी डालना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक वर्ग इसके अंदर आगे बढ़ेगा। और साथ में पहले का सेक्युलरिज्म था कि भाई हिंदुओं को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लो, हम वैसे नहीं कर सकते। तो ये एक फर्क समाज के बीच में है, और इसको हम और प्रखरता से लेके जाएंगे। देखिए, अगर समाज में जागरूकता नहीं आती तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते, ना 14 होता, ना 19 होता, 24 होता। वो इसीलिए हुआ क्योंकि देश का अधिकतर वर्ग खड़ा हुआ कि भाई कांग्रेस कर रही है तो कम्युनल पॉलिटिक्स असली वो कर रही है, वो हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, साथ में डेवलपमेंटल इश्यूज है। यही सच्चाई की बात है। राहुल गांधी जाते हैं मुंगेर के अंदर, एक मौलाना के साथ बैठेंगे, पर मुंगेर के अंदर पुराना संस्कृत का इतना बड़ा शोध केंद्र है, वहां नहीं जा सकते। तो आज लड़ाई फोर्सेस की लड़ाई है, ये मैं स्पष्ट मानता हूं। उनका वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार देखेंगे, ही हैज बीन पर्सन जिसने नक्सल लड़ाई को अपने जजमेंट के तहत वीकन करने का प्रयास किया, या उनके जजमेंट्स ने उसको वीकन किया। सो आज बहुत क्लियर देश के सामने 2 मॉडल्स हैं। ऐसी स्थिति के अंदर समाज अभी तक हमारे मॉडल के साथ में है, और जैसे आपने कहा सीए के वक्त में भी समाज ने देखा कि भाई इतना बड़ा इनने प्रोपोगेंडा किया, अब क्या सच्चाई है। तो आई थिंक जब एक चीज को धीरे धीरे लोग ऑल्सो सी थ्रू इट इन अ एज ऑफ सोशल मीडिया, नाउ इट इज नॉट दैट एनीबडी कैन कंट्रोल द नैरेटिव, only that narrative wins which has the ability to reach to maximum people and has a genuinity of communication and honesty. अगर झूठ ही चल रहा होता निर्वाजी तो राहुल गांधी अभी तक प्रधानमंत्री बन गए होते, पर वो नहीं हुआ। 90 चुनाव हारे, तीसरी बार भी जो है विपक्ष के अंदर बैठा इतना झूठ फैलाने के बाद। और इन सब चीजों से हम भी सीखें। हम भी एक, ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर आप कॉन्स्टैटिक रहते हो। आप जब आपका विरोधी देखते हैं ये षड्यंत्र कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, तो आप भी उससे बेटर प्रिपेयर्ड होते हो। तो मैं आपसे जरूर मानता हूं कि ऐसी स्थिति आ सकती है और आने के काफी ज्यादा चांसेस है। पर मैं अब आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि the entire agenda against CA has made the entire administration system extremely aware, beware,
and conscious and preempt what can happen in the future. बिकॉज असम में ही आज या कल ही हर्ष मांदर एंड द टीम द यूजुअल सस्पेक्ट्स पहुंच गए हैं बिकॉज व्हाट हिमंता हैज बीन डूइंग अबाउट द डेमोग्राफी चेंज देयर. तो ये इनका तो चल रहा ही है योगेंद्र बैकग्राउंड यादव में. ने बोली थी ऑफिशियली कि भाई बांग्लादेश जैसी स्थिति हाँ, वो तो रिजाइन चेंज राहुल की बात, गांधी he wants to do that. that is what he is nothing but Rahul Gandhi's voice. That Correct. is what he is. So yes, this country definitely is seeing huge amount of forces which force want to weaken. See, निर्वा जी, why is this national demography mission important? ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, केओस पैदा करना चाहते हैं और उस केओस के अंदर प्रॉफिट करना चाहते हैं. और ये मॉडल हमने बांग्लादेश के अंदर देखा है. राहुल गांधी एग्जैक्टली वांट्स टू थ्राइव ऑन दैट मॉडल कि भाई मैं एक झूठ को 1000 बार बोलूं, वो झूठ चिपक जाए, एक समाज के बाद दूसरे समाज की वजह से लड़े, जाति जो है सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाए, इधर मैं अपने वोट बैंक को जोड़ूं और इसके बाद में सत्ता में आ जाऊं. यही है राहुल गांधी का टारगेट. हिंदू समाज है, ये सभी जानते हैं. क्योंकि जाति की बात करी तो जाति तो बाकी समाज में भी आती है, कौन कहता है आती है, पर उसकी बात थोड़ी होती है. ये नहीं होती ना, सिर्फ हिंदू समाज के उसमें क्यों होती? क्यों? क्योंकि दे वांट कास्ट कॉन्शियसनेस टू सुपरसीड हिंदू कॉन्शियसनेस. तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आप नेशनल डेमोग्राफी मिशन की बात करोगे तो हिंदू समाज के अंदर और देश के भारतीयों के अंदर भी जागरूकता फैलेगी. भाई इसमें आपसे एग्जांपल देता हूँ निर्वाजी. एक कोई स्कीम है, वो भारतीय मुसलमान को मिलना चाहिए, घुसपैठिए को मिलना चाहिए. तो ये भारतीय मुसलमान सोचेगा भाई कि इस चीज है, कोई सरकार की पॉलिसी भारतीय मुसलमान के अगेंस्ट थोड़ी डिसइंटीग्रेट कर रही है. परंतु अगर देश का विपक्ष इसको एंटी मुस्लिम बनाएगा और मुसलमान समाज भी शांत बैठेगा तो उसके लिए फिर वो समाज ही रिस्पॉन्सिबल है. क्योंकि हमने कहा बोला, हम तो कह ही नहीं रहे, पर ये यथार्थ और सच्चाई है कि हिंदुओं की जनसंख्या घटती गई जिन जिलों में, वहां पे धर्म के आधार पे वोटिंग हुई, वहां पे हिंदू कैंडिडेट जीता नहीं गया और वहां पे ना डेवलपमेंटल पैरामीटर्स बढ़े. तो ये तो सच्ची बात है. और यही नहीं, अब दुनिया के किसी भी मुल्क को उठाइए, आप यूनाइटेड किंगडम के अंदर उठा के देखिए कई काउंटीज के अंदर क्या स्थिति हो रही है. ये मेरा लार्जर पॉइंट है. इसके आप मतलब लेट अस गो फॉरवर्ड. फॉर एग्जांपल मैं आपस से बंगाल पे आता हूँ. आपको पता है बंगाल के अंदर जो आज की डेमोग्राफी है, अगर यही आने वाले 4 साल 5 साल कंटिन्यू और करी तो बंगाल डेमोग्राफी बैलेंस वो ऐसी स्थिति होगी जैसे प्री पार्टीशन हुआ था. और प्री पार्टीशन के अंदर जब यूनाइटेड की मैं बात कर रहा हूँ, जब बंगाल के अंदर स्थिति थी और उस वक्त फिर क्या हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 जिस पे पिक्चर आने वाली है, क्या हुआ था? 5000 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया था, किसी ने उसकी बात नहीं करी. तो ये देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए ये नेशनल डेमोग्राफी मिशन, इस देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए नेशनल डेमोग्राफी मिशन है. क्योंकि इस देश पे हक इस भारतीय ओबीसी एसटी एससी सबका है, ना कि किसी घुसपैठिए का. ये मैं स्पष्ट हूं. और मैं मेरे को कोई अगर इस पे चैलेंज करना है तो मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं. इस देश का कोई भी व्यक्ति, उसको लगता है कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो कटिहार जाए और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों के अंदर जाए और वो वहां पे एक बार रहे और स्टडी करे और पूछे और बताए कि क्यों वहां पे इतने समय तक हिंदू माइनॉरिटी एमपी नहीं जीत पाए, क्यों ऐसा हुआ है. ये मैं ओपनली चैलेंज. या मल्लापुरम में जाए, मल्लापुरम में तो हिंदुओं की जनसंख्या 20-30% भी नहीं होगी. तो ऐसा क्यों होता है कि अगर सेक्युलरिज्म के टेनेट्स पूरी तरीके से प्रैक्टिस होते हैं निर्वाजी, तो इन सब जगह पे नॉट इवन 10% प्रोबेबिलिटी हिंदू जीत पाए. हम सेक्युलर हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं. तो सेक्युलरिज्म का तो ये मतलब होता है ना, धर्म के आधार को मत देखो वोट डालते वक्त. ऐसा क्यों होता है? फॉर किशनगंज के अंदर बात हुई. साथ में मैं आपको एक और चीज बताता हूं. मैंने एक और ट्रेंड अपने डेटा स्टडी में स्टडी किया. जब भी मुस्लिम जनसंख्या किसी भी एरिया की 23% तक पहुंचती है तो उसकी 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो 30% क्रॉस करे. पर ऐसा उल्टा ट्रू नहीं है. विच मीन्स कि अगर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी तो उस अगर मान ली लेट्स से फॉर एग्जांपल एक जिले में जहां हिंदू जनसंख्या 60% है और मुस्लिम जनसंख्या 40% है, उस जिले के अंदर 10 सालों में आप ये नहीं देखेंगे कि हिंदू जो है 60 से 75 हो जाए, 80 हो जाए. आप उसमें 60 से 55 ही देखेंगे. करेक्ट. रिवर्स आप करिए कि जहां मुस्लिम जनसंख्या 60% है और हिंदू जनसंख्या 40% है, वहां पे आप 10 सालों बाद 60 को 70 होते हुए ही देखेंगे, 60 को 50 होते हुए नहीं देखेंगे, कहीं भी नहीं. तो ऐसा क्यों होता है? और जैसे ये डेमोग्राफी बदलती है, वहां पे ना कोई विकास की बात करता है, ना कोई सेक्युलरिज्म की बात करता है, ना कोई संवैधानिक वैल्यूज की बात करता है. वहां सिर्फ धर्म देखा जाता है वोट करते हुए. तो ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के विरुद्ध है. हमको और पाकिस्तान को डिफरेंशिएट तो यही करता है ना कि हम एक सेक्युलर देश है. तो मेरा तो कंसर्न भारत के संविधान के प्रति है
और जो भारत के संविधान के प्रति कंसर्न रखेगा वो उस नेशनल डेमोग्राफी मिशन के साथ होगा। दैट आई एग्री अगेन, सी आई अंडरस्टैंड, ठीक है, डेविल्स एडवोकेट अगेन, बिल्कुल। द नेशनल डेमोग्राफी मिशन वो इट इज एम्ड एट कि इलीगल इमिग्रेंट्स बिल्कुल। को बाहर निकाला जाए, जी। करेक्ट। हैविंग सेड दैट, जैसे मल्लापुरम की बात की, लॉट ऑफ प्लेसेस जो इंडिया में है जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इलीगल इमिग्रेंट्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन। एब्सोल्युटली यस। करेक्ट। तो ये जो थिन बैलेंस है बिटवीन इंश्योरिंग के आप इलीगल इमिग्रेंट्स को ही आप अंडर द डेमोग्राफी मिशन आप कर रहे हैं टारगेट, versus the other internal threat and security issue of the forced religious conversion. तो ये बैलेंस कैसे आपको लगता है कि मैनेज हो पाएगा? नेशनल डेमोग्राफी Because they can't be taken in a divorce situation. आप साइलो में काम नहीं कर सकते at some point. I agree with you. Because in many places you find that ये घुसपैठिए जो होते हैं, मैंने कई आप संथाल परगना के अंदर कई गाँव में आप जाके देखेंगे, जैसे जमतारा के आसपास भी आप जाके देखेंगे, तो जो ये घुसपैठिए होते हैं, जब ये फर्जी रूप से बन जाते हैं भारत के नागरिक, जो हमने देखा है कई बार लोकल वोट के बाद में, तो उसके बाद ये लोगों को फोर्सिबली कन्वर्ट करने का भी प्रयास करते हैं और मतलब उनको झूठ बोलते हैं, उनको झूठे दिलासा देते हैं, शादी होती है, उसके बाद जाकर फिर बाद में पता चलता है, और ये एक पूरा रैकेट है। और इसके बारे में ही नहीं, forced religious conversion, every court of this country has said it is illegal. Correct. Against the constitutional principle. So yes, the National Demography Mission is, according to me, the objective of it is definitely to remove the illegal infiltration. But when you will do that, you will definitely have to acknowledge that these illegal infiltrators have also engaged in lot of forced religious conversion. उसके अलावा अगर जो forced religious conversion के रैकेट चल रहे हैं, वहां पे मुझे लगता है एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक मिशन मोड के अंदर हमें उसके प्रति जो है कार्रवाई तो कर ही रहे और प्रखरता के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। बिकॉज़ डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, करेक्ट। डेमोग्राफी, मैं तो पहले निर्वाल जी कहता था डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, अब मैंने इसको बदल दिया और मैं कहता हूं डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसी इज डेस्टिनी। क्योंकि अभी हम लोकतंत्र है ना, पहले तो डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, ठीक है भाई क्या चीज इज दैट, पर डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसी इज डेस्टिनी। If you want to protect the democracy, you have to address the demography. Right. कौन इसमें मतलब बताइए मुझे, इसमें आप मेरे को कितना आपको डेविल्स एडवोकेट होना है होके रहता है ये। नहीं आई एग्री विद दिस। सो इसमें कौन इसमें मतलब क्या इसमें चीज है? नहीं, अदरवाइज इट विल बी शरिया हियर इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी। आई एम प्रीटी श्योर। ओके, वेयर हैज इट नॉट हैपेंड? करेक्ट। आई पुट इट द अदर वे, मैं आपसे उधर उल्टा कहना चाहता हूँ, कहाँ ऐसा नहीं हुआ है? जहां डेमोग्राफी बदली है, कहाँ ऐसा नहीं हुआ है? जम्मू कश्मीर के अंदर रिलिफ गिलिफ और उस सब जो नारे लगाए जाते थे, क्या था वो नारा? क्या था नारा? वो वही नारा था, यही तो नारा था। तो फिर अब मुझे बताइए, और इससे फायदा किसका हुआ था? जब 50 सालों तक एक अपीजिंग सरकार कांग्रेस की थी, पाकिस्तान का ही फायदा हुआ था ना। अब जाके एक नेशनल सरकार आई है जिसने जाके जम्मू कश्मीर इज बैक ऑन ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट, बट इट टुक अस सो मच एफर्ट under Prime Minister Modi. It took us a lot of effort. And it will be an ongoing effort till the time mindset changes, right? Ideology है ये. It takes lot of time. Correct. It takes lot of time. पहले की स्थिति में अब यूपी में आप जाके देखिए, पहले लोग क्या, महिलाएं क्या बोलती जब सपा का राज था कि 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, अब बोलते हैं कि भाई रात को 7 बजे भी बाहर निकलेंगे, किसी में हिम्मत होगी अगर महिलाओं को छेड़छाड़ करने की, तो पता है कि योगी की पुलिस जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। हार्ड फैक्ट। आज लोगों को पता है कि अगर कोई भी फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन की बात होगी तो गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मोदी जी की सरकार अगर उसके एक्नॉलेजमेंट पाएगा तो एक्ट करेगी। और इसमें तो मैं विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि दे आल्सो हैव टू कम टुगेदर एंड जॉइन इन दिस मिशन। आई एग्री, बट माय प्रॉब्लम इज नॉट दैट, लॉट ऑफ पीपल इन द ऑपोजिशन वांट्स टू जॉइन इट, एक्नॉलेज इट, पर राहुल गांधी की स्थिति आज में, व्हिच इज हार्ड फैक्ट, डीके शिव कुमार के साथ क्या किया? डीके शिव कुमार ने आरएसएस के प्रेयर को एंथम को गालियां तो ये तो अब उनको अपोलोजाइज करना। वहीं अगर कोई पाकिस्तान के समर्थन में बात करेगा या गुलाम अहमद मीर कहेगा कि भाई घुसपैठियों को सिलेंडर दिया जाए, उनको अपोलोजाइज नहीं करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति कांग्रेस की पहले कभी नहीं थी। अभी तो कांग्रेस हैज बिकम अ फ्रंट ऑफ अर्बन नक्सल्स, व्हिच इज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर द कंट्री। एट द सेम टाइम इट इज वेरी कंसर्निंग फॉर द कंट्री बिकॉज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इज नो लॉन्गर एन ऑपोजिशन पार्टी, बट इट हैज बिकम अ conglomeration of forces which want to weaken this country through chaos. Correct. And I am not saying this as a just a statement out of the blue. You have patterns to prove it. Okay, concluding, one last question and little again. आपको जो पूछना है पूछिए निर्वाजी, मैं तो देश की, मेरी कंसर्न ये देश का correct, same यूनिटी है। See, आप मुझे बताइए कि challenges क्या होंगी when it comes to
getting through with this mission, and how do you think the BJP or the government will tackle those challenges? मैं आपको एक और डेटा पॉइंट देता हूँ. आप जानते हैं वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन कौन सा है? Islam. पर जहां जहां विच इज अ डेटा पॉइंट इन फैक्ट, वर्ल्ड के अंदर ओनली कंट्री कौन सी है जहां हिंदू जो है इतनी पॉपुलस के अंदर मेजॉरिटी सबसे Correct. भारत. Only here. तो यहाँ की अगर डेमोग्राफी बदलेगी तो इस देश का हिंदू कहाँ जाएगा? अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली ये आर्ग्यूमेंट गलत होता तो फिर पाकिस्तान के अंदर आजादी के बाद से हिंदुओं की जनसंख्या तो स्टेबल ही होनी चाहिए थी. Correct. तो ये तो डेटा पॉइंट ने पिछले 70 साल में भी प्रूव किया है. इसीलिए ये अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी आप उठा के देखेंगी तो ये बहुत जरूरी है भारत के सर्वाइवल के लिए इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स. ये अगर हमको हिंदू मेजॉरिटी बचाना है. अब इसकी चैलेंजेस की आपने बात करी और साथ में लीगल इन्फिल्ट्रेशन को हटाना है. ये भारतीयों की जंग है विजरी. पहला जैसे आपने कहा कि विपक्ष जो है इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान का एक पूरा एजेंडा बना सकता है. ये एक बड़ा एक चैलेंज हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि उनको अपनी रोटी सेकनी होगी, उनको अपना वोट बैंक लेना होगा. तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज. दूसरा चैलेंज ये होगा इसमें इन जिलों के अंदर कई जगह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पैड जो है इन घुसपैठियों ने, इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के करके एक लोकल नेक्सस और एक लोकल इकोसिस्टम क्रिएट किया होगा. तो उस लोकल इकोसिस्टम के अंदर कई बार जो है जब कोई प्रक्रिया होती है तो जो घुसपैठिया होता है वो अपने आप को बचाने के प्रयास के लिए किसी को रिश्वत दे देगा, किसी को दूसरा प्रयास करेगा जिससे कि वो बच जाए. ये एक चैलेंज हो सकता है जिसको हमें ओवरकम करना होगा, विच इज अ हार्ड फैक्ट किसी भी प्रोसेस में होगा. और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पूरे का पूरे प्रोसेस को टाइम बाउंड होने की जरूरत है. पूरे प्रोसेस में सैंक्टिटी होने की जरूरत है जिससे कि सही तरीके से जो घुसपैठी है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके. All right. Thank you so much for joining us today, Pradeep, and wish you all the best for this mission. Thank you so much, Neva. Thank you.